नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 32 साल वाली सीरीज़ में हम पहला सब्जेक्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी ले रहे हैं। उसके बाद से इंडियन ज्योग्राफी की बारी आएगी और इसकी नोट जो है वो आपको दी जा चुकी है ग्रुप में, यूपीएससी 2027 वाले ग्रुप में। तो अगर आपके पास ये नोट नहीं है तो ले लीजिए। टॉप 300 की भी नोट आपको मिल रही है। नीचे आप जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात करने। देखिए, सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लेंगे ब्रह्मांड और सौर मंडल के टॉपिक्स कि यूनिवर्स से, सोलर सिस्टम से पिछले 32 वर्षों में कौन कौन सी बातें आपसे पूछी गई हैं। ये सीरीज़ यूपीपीसीएस के 35 साल वाली सीरीज से कई मायनों में अलग है। कुछ समानताएं भी हैं, जैसे बहुत सारे तथ्य आपको याद करने हैं यहाँ भी वहाँ भी, लेकिन अलग इस मायने में है कि वहाँ जब मैं पढ़ाता हूँ तो सीधे सीधे तथ्य आपको बताता हूँ, जहाँ ज़रूरत होती है जल्दी से समझा के आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ मुझे ज़्यादा समझाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी सिर्फ तथ्य नहीं पूछती, तथ्यों को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछती है, तो उसके लिए समझ चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था ग्रीष्म अयनांत को लेकर। अब इस पे बहुत सारी बातें लिखी हैं, मैं एक एक पढ़ के आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन उससे बात बनेगी नहीं। थोड़ा सा आप समझ लीजिए। आपने अक्सर सुना होगा बचपन से, जब से आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं, आप ये सुनते हैं कि सूरज का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। ये धरती है, धरती के बीच में हमने एक काल्पनिक रेखा खींची है जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको जीरो डिग्री हम मान लेते हैं। उसके बाद से ऊपर उत्तर की ओर एक और रेखा है, हम बात करेंगे इस पे, कर्क रेखा कहते हैं, ऐसे ही एक मकर रेखा कहते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखेंगे तो ये चीज़ आपको वैसे भी समझ में आती है कि सूरज उत्तर की तरफ आता है, दक्षिण की तरफ जाता है। यानी कि साल भर में कभी ऐसा होता है कि सूरज की रोशनी इस हिस्से में ज़्यादा पड़ रही है दक्षिण के साइड में, कभी ऐसा होता है कि उत्तर के साइड में ज़्यादा पड़ रही है। पृथ्वी के हिस्से की बात हम कर रहे हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति जिसने भूगोल नहीं पढ़ा है उसको ये लगता है कि सूरज ही इधर उधर आ रहा है और जा रहा है। हमारी बुद्धि मान लेती है कि ठीक है, किताब में लिखा है, लेकिन फिर भी बात वो अंदर तक बैठती नहीं। तो कभी कभी पढ़ा हुआ व्यक्ति भी मान के चलता है कि सूरज का ही उत्तरायण और दक्षिणायन हो रहा है। असल में होता ये है कि पृथ्वी जब सूरज का चक्कर लगा रही है तब ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और उसमें भी अगर पूछ लिया जाए कि सूरज, ये जो उत्तरायण और दक्षिणायन वाली घटना होती है ये किस वजह से होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि सूरज को मान लें कि एक रास्ते पे जहाँ से घूम रही है वहाँ पे एक काल्पनिक रेखा खींच दें, आधार बना दें जिस रास्ते पे ये चल रही है ऐसे, और वहाँ पर एक लंबवत लाइन ऐसे खींच दें तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ये, और पृथ्वी का जो ध्रुव है, जो पोल है, ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव ये है, इनको अगर हम मिला दें ऐसे, ठीक है, इसी के ऐसे घूम रही है पृथ्वी अपने ध्रुव के चारों तरफ और बाकी सूरज का भी चक्कर लगा रही है। तो ये जो झुकाव है, आगे हम पढ़ेंगे कितना झुकाव है, क्या है सब मामला। इस झुकाव की वजह से पृथ्वी जब यहाँ होगी, इस साइड में मान लेते हैं यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे तो पृथ्वी यहाँ पर है तो इस हिस्से में ज़्यादा रोशनी पड़ रही है। लेकिन अगर पृथ्वी यहाँ आ जाए, ठीक है, और झुकाव ऐसे ही है, तो इस हिस्से में, ये पीछे वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर ज़्यादा रोशनी पड़ने लगेगी और बीच में विषुवत रेखा है तो ये ऊपर नीचे वाला मामला यहाँ से आता है। ठीक है, अब जहाँ पर इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, तो ये ग्रीष्म अयनांत उसी का एक हिस्सा है। देखिए, होता ये है कि इस पे हमने ये जो सूरज उत्तर और दक्षिण में जा रहा है, सामान्य तौर पर आप जानते हैं जब जाड़े का मौसम होता है तो सूरज दक्षिण में ज़्यादा चमक रहा होता है, यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है। साउथ के जो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है, उन देशों में गर्मी का मौसम होता है। भारत हमारा यहाँ कहीं है उत्तर में, तो इधर सूरज जो है कम चमक रहा है, रोशनी कम आ रही है, कम गर्मी पड़ी, इधर जाड़े का मौसम होता है। ठीक, तो इस समय यहाँ पर कोई डेट है जब यहाँ पर लंबवत चमकता है। ये पूछा जाता है पीसीएस परीक्षाओं में भी कि सूरज की रोशनी कब यहाँ पर लंबवत पड़ेगी मकर रेखा पर, कब यहाँ पर लंबवत पड़ेगी कर्क रेखा पर, और कब यहाँ पे विषुवत रेखा पर। ये इसी उत्तरायण और दक्षिणायन के प्रोसेस में होता है। ठीक, ये आपने समझ लिया। चलिए अब कुछ पढ़ के समझते हैं। आपके सामने जो लिखा है, देखिए, 21 जून को ऐसा होता है कि हमारे यहाँ गर्मी का मौसम होता है और 23.5 डिग्री पर सूरज कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है। ये जो तथ्य आप देख रहे हैं, बेसिकली
क्वेश्चन इसी के आसपास पूछा गया था कि इस समय दिन की लंबाई कहाँ कैसी होती है, ठीक है। तो ये घटना कब होती है? 21 जून को होती है। इसी को हम ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। पृथ्वी पृथ्वी के झुकाव और सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति के कारण ऐसा होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। बाकी उत्तरायण कब होता है आप जान गए, जब कर्क रेखा के लंबवत सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसे हम उत्तरायण कहते हैं। इस समय क्या होता है, ये कंसेप्चुअल बात है, आपको समझ लेनी है। वैसे तो मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे जैसे हम कर्क रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे, यानी कि ये धरती है और ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा है। यहाँ पे सूरज लंबवत चमक रहा है, 21 तारीख की बात और 21 जून को। तो जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे, दिन की लंबाई बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ये सूरज है और ये पृथ्वी है, ठीक। और आप जानते हैं कि पृथ्वी का पोल कुछ इस तरह से ऐसे झुकी हुई है और ये विषुवत रेखा है। यहाँ पर ये थोड़ा यहाँ मान लेते हैं कि ये कर्क रेखा है। यहाँ पर लंबवत पड़ रही है सूरज की रोशनी, लेकिन धीरे धीरे जैसे उत्तर की तरफ जाएंगे तो इसका सर्किल थोड़ा छोटा होता जाएगा। लंबे समय तक सूरज की रोशनी यहाँ पड़ेगी, इसलिए दिन की लंबाई जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ जाएंगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, और आर्कटिक वृत्त पर यहाँ पे तो आप, अच्छा ये एक तथ्य ये भी देख लीजिए। नॉर्मली जब ऐसा होता है कि कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है तो 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है। विषुवत रेखा पर 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात। और उधर जब मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगी तब उस समय हम देखेंगे। फिलहाल आज के दिन 21 जून को उधर दिन की लंबाई छोटी हो जाती है, ठीक है। आर्कटिक वृत्त आप जा रहे हैं उत्तर में, ठीक है। सूरज का जो प्रकाश है ये 24 घंटे तक यहाँ बना रहता है। 65.5 डिग्री नॉर्थ में मान लेते हैं धरती है, ये कर्क रेखा, यहाँ पे कहीं आर्कटिक वृत्त है, वहाँ पर 24 घंटे तक दिन होता है, ठीक है। उस समय मिडनाइट सन भी कहा जाता है सूरज को। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। बाकी जो है यहाँ पर आप देखिए, कभी कभी ये तथ्य अलग तरीके से पूछ लिया जाता है कि जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर दिन और रात की लंबाई कितनी होती है। वहाँ साल भर दिन की लंबाई और रात की लंबाई 12-12 घंटे की होती है। ये चीज़ चाहे उत्तरायण हो दक्षिणायन हो बीच में है, ठीक है। उस पर सूरज की रोशनी बराबर साल भर एक जैसे पड़ती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 21 जून के समय जो है मकर रेखा पर क्या होती है, यहाँ पर मामला उल्टा हो जाता है। दिन की लंबाई 12 घंटे से कम हो जाती है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था, निष्कर्ष ये है कि 21 जून को कर्क रेखा और उसके उत्तर में स्थित क्षेत्र, चाहे आर्कटिक वृत्त है बाकी और भी हैं, वहाँ पर दिन की अवधि 12 घंटे से ज़्यादा होती है। जो प्रश्न पूछा गया था उसमें ये चीज़ जानने की कोशिश की गई थी। मेरे ख्याल से आपने ये बात समझ ली है। अब आगे बढ़ते हैं, तारों का जीवन चक्र थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आपने बेसिक पढ़ाई की है हाई स्कूल इंटर में तो भी आपने थोड़ा बहुत जाना है कि तारे जो है पैदा होते हैं और मरते हैं। तो ये जो जीवन चक्र है, तारों का जो जीवन काल है, वो किस चीज़ पर निर्भर करता है? मतलब वो कितना लंबा तारा जिएगा, कितने समय तक रोशनी निकालेगा अपने अंदर से, ये किस बात पर निर्भर करता है? उसके द्रव्यमान पर। ये अपने आप में एक तथ्य है और ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, याद रख लीजिएगा। बाकी बातें हम यहाँ समझते हैं। मामला ये है कि तारा जितना बड़ा होगा उसका गुरुत्वाकर्षण उतना ही ज़्यादा होगा। तब ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा तो तारे के केंद्र में तापमान और दबाव बहुत ज़्यादा होगा। एक तारा यहाँ पर है और एक तारा यहाँ पर है, इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है, तो ये जो पदार्थ है उसको ज़्यादा तेज़ी से अपने अंदर खींच रहा है। तो केंद्र में दबाव तेज़ी से बढ़ रहा है, तापमान तेज़ी से बढ़ रहा है और इसकी वजह से नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। संलयन में आप जानते ही हैं क्या होता है, सूरज के अंदर से जो रोशनी आती है, ये आपने बचपन में पढ़ाई है, वही क्रिया है, ठीक है। तो उच्च दबाव और तापमान के कारण विशाल तारे हाइड्रोजन ईंधन को बहुत तेज़ी से परमाणु संलयन के माध्यम से जलाते हैं। हाइड्रोजन हीलियम में बदलना शुरू हो जाता है, एनर्जी तेज़ी से निकल रही है, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई, इसका संबंध क्या है उससे, थोड़ा यहाँ भी समझ लीजिए। जो बच जाएगा मैं अलग से बता दूंगा। इनका ईंधन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, तेज़ी से भाई
दबाव ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है, संलयन ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, वो प्रक्रिया तेज़ी से हो रही है, तो बहुत तेज़ी से समाप्त होता है और जीवन काल बहुत कम होता है, लाखों साल में होता है। ये ब्रह्मांड के नज़रिए से बात हो रही है। लाखों साल जो तारों का जीवन है, उस हिसाब से बहुत सारे ऐसे तारे हैं जो करोड़ों अरबों साल रहते हैं। इनका जीवन थोड़ा-सा उस हिसाब से कम है। लाखों साल में ये तारे समाप्त हो जाते हैं। जो ड्वार्फ स्टार्स होते हैं, जो कम द्रव्यमान वाले तारे होते हैं, वे अपना ईंधन बहुत धीमी गति से जलाते हैं। भाई गुरुत्वाकर्षण कम है, इसके कारण इनका जीवन काल लंबा चलता है, अरबों-खरबों साल चलता है। एक थियरी है, मैं थोड़ा-सा आपको समझा देता हूँ तो शायद ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि तारे बने कैसे। बहुत सारे थियरी नहीं कहना चाहिए, हाइपोथेसिस है, दोनों में अंतर होता है। एक संकल्पना है कि तारे बनते कैसे हैं। ब्रह्मांड में धूल के कण ऐसे बिखरे हुए थे या बिखरे रहते हैं, ठीक है। धीरे-धीरे क्या होता है कि ये कण आपस में मिलने लगते हैं, एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इनका एक सेंटर बनना शुरू हो जाता है और जैसे-जैसे करीब आते हैं, ये आस-पास के अन्य कणों को भी खींचना शुरू कर देते हैं और वो आपस में चिपकने लगते हैं। जब ये चिपकने लगते हैं, एक पिंड बनने लगता है, तो बाकी चीज़ें भी, बाकी जो कण हैं वो आपस में मिलने लगते हैं। हीलियम वगैरह सब है, गैसें बनी हुई हैं। शुरू में गैस में हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, तो ये मिलने लगते हैं, एक पिंड बनने लगता है, ठीक है। गैसेज़ मिल रही हैं और धूल कण सब मिलना शुरू हुआ। अब कुछ समय बाद इसका गुरुत्वाकर्षण और बढ़ने लगता है, ये और ज़्यादा खींचने लगता है पदार्थों को। जब ऐसे ही पदार्थ इसमें मिलते चले जाते हैं, इसका आकार बढ़ता चला जाता है, एक समय ऐसा आता है कि ये बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है, और इसके केंद्र में जो पदार्थ हैं उन पर दबाव बहुत बढ़ गया है और उस दबाव की वजह से यहाँ पर संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है और जैसे ही संलयन शुरू होती है, अचानक से एक समझिए कि इसमें आग लग जाती है। अब यहाँ से तापमान अचानक से बढ़ा, वही जो ऊर्जा है वो बाहर प्रकाश के रूप में निकलती है, तो हमें दिखाई देती है कि ये तारा चमक रहा है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। होता ये है कि अंदर का जो हाइड्रोजन है वो जल रहा है। जल क्या रहा है? संलयन की वजह से हीलियम में बदल रहा है और बहुत ज़्यादा ऊर्जा विमुक्त होती है। तो बीच का जब हाइड्रोजन ख़त्म होगा तो क्या होगा? आसपास का ये वाला हाइड्रोजन हीलियम में बदलेगा, उसके बाद से ये वाला बदलेगा, इसके बाद से ये वाला बदलेगा, फिर ऊपर तक एक मामला आ जाता है। जब ये बाहरी परत में ये प्रक्रिया होती है तो ये तारा बड़ा होने लगता है, फूलने लगता है, ठीक है? फूल जाता है बहुत ज़्यादा। कहा जाता है कि जब सूरज इस स्थिति में पहुँचेगा तो वो इतना ज़्यादा फूल जाएगा कि धरती और बाकी जो ग्रह हैं वो इसमें समा जाएँगे। अभी इसके फटने से पहले ही इसमें समा जाएँगे। अपनी जगह पे ही रहते हुए इतना ज़्यादा वो फूल जाएगा कि ये सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं इसी में समा जाएँगे। तो ये फूलने लगता है और जब फूलता है तो संलयन की क्रिया जारी है। एक चीज़ और बता दूँ, शुरू-शुरू में क्या होता है कि जब संलयन हो रहा है तो एनर्जी अंदर से बाहर की तरफ जा रही है, लेकिन बाहर से गुरुत्वाकर्षण है इसका तो दबाव भी पड़ रहा है, तो ये इसका अस्तित्व बना हुआ है। लेकिन अब अंतिम अवस्था में क्या है कि एनर्जी तो बड़ी तेज़ी से बाहर जा रही है, ये फूलता चला जा रहा है और बाहरी जो वातावरण है, जो वातावरण के बाहरी जो परत है उस पे गुरुत्वाकर्षण कम लग रहा है, केंद्र पे ज़्यादा लग रहा है। तो इसकी वजह से बाहर वाला बड़ी तेज़ी से ये परत पूरा ये फूट के ब्लास्ट होके बिखर जाता है पूरे ब्रह्मांड में। बाकी जो थोड़ा-सा बच जाता है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से खूब तेज़ी से सिकुड़ जाता है और छोटा तारा बन जाता है। उसके अलग-अलग कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग बॉडीज़ बन जाती हैं। कुछ ब्लैक होल बन जाते हैं, कुछ वामन तारे बन जाते हैं, व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं, इस तरह न्यूट्रॉन तारे बन जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है? तो खैर मैंने ऐसे ही समझा दिया ताकि आपकी कहानी ये ब्रह्मांड वाली थोड़ी-सी और क्लियर हो सके। खगोलीय पिंड बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, जैसे तारे हैं वैसे ही तमाम तरह की चीज़ें हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ये पूछा गया था, अब हम अगले टॉपिक पे जा रहे हैं, सेफिड चर स्टार्स, सेफिड वेरिएबल स्टार्स, ये क्या होते हैं? उल्कापिंड क्या होते हैं? और इस तरह के शब्द आपसे पूछ लिए जाते हैं, कभी मिलान के लिए, कभी परिभाषा पूछ ली जाती है। थोड़ा समझ लीजिए कि सेफिड वेरिएबल स्टार्स क्या होते हैं। ये वे तारे हैं जिनकी चमक समय के साथ नियमित रूप से घटती बढ़ती रहती है। इनकी चमक उनके धड़कन
की अवधि के बीच निश्चित संबंध होता है, यानी कि चमक और ये अभी हम बता रहे हैं पल्सेशन क्या होता है। इसीलिए इन्हें ब्रह्मांडीय मील का पत्थर कहा जाता है, कॉस्मिक यार्डस्टिक्स भी कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है, जिससे खगोल शास्त्री आकाश गंगाओं की दूरी मापते हैं। क्या होता है, ये जो धड़कन की बात हो रही है, एक सेकंड रुकिए ज़रा। हाँ, चलिए वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे कि ये जो इसकी धड़कन है, इसका क्या मतलब है। तारे के अंदर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं कि तारा कभी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, फिर कभी छोटा हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। उसी के अनुसार उसके अंदर से जो रोशनी निकल रही है, उसके अंदर जो तापमान है, उसमें बदलाव आता है, ठीक है। उसी को जैसे तारा टिमटिमा रहा है ना, उससे आप जोड़ सकते हैं। हालांकि हर टिमटिमाने वाला तारा ऐसा नहीं होता है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो कभी रोशनी ज़्यादा निकल रही है, कभी कम निकल रही है। जैसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि धड़कन वाला वो जो हॉस्पिटल में दिखाते हैं कि फेफड़ा सिकुड़ रहा है, बढ़ रहा है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये कुल मिला के इस तरह के लक्षण होते हैं इस तारे के। निहारिकाएँ क्या होती हैं, नेबुला क्या होती है। ये अभी मैंने जो तारे का जीवन काल बताया, उसमें शुरुआत में यही बनता है, तारा अचानक से नहीं बन जाता है, उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो उसमें शुरू में नेबुला बनती है। क्या है, निहारिकाएँ अंतर तारकीय माध्यम में गैस और धूल के विशाल बादल हैं। तारे हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, उनमें खासकर हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। इन्हीं के विशाल बादल हैं, पूरा ऐसे फैला हुआ। कभी आपने आकाश गंगा का चित्र देखा हो ब्रह्मांड में, और किसी गैलेक्सी का देखा हो, तो उसमें जगह जगह तारे चमक रहे हैं, कुछ और भी हैं, लेकिन एक बादल जैसा सीन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो निहारिकाएँ हैं वो बादल हैं, मोटे तौर पे आप समझ सकते हैं। उसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, धूल के कण हैं, ये सब हैं। इन्हें अक्सर तारों की नर्सरी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से तारे बनते हैं। अभी मैंने बताया इसी धूल के कण में क्या होता है कि धीरे धीरे कण एक दूसरे के पास आने लगते हैं और फिर तारे का जन्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण जब धूल और गैस के बादल आपस में मिलते हैं, संकुचित होते हैं, तो नए तारों का जन्म होता है। कैसे जन्म होता है आपने समझ लिया। पल्सर क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है, ध्यान से समझिए। जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट के बाद मर जाता है, मैंने अभी बताया कि तारा फूलता है, तो जब तारा फूल रहा है और विस्फोट कर रहा है, उसको हम सुपरनोवा कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो मर गया तारा, तो उसका बचा हुआ केंद्र एक अत्यधिक सघन न्यूट्रॉन तारे के रूप में रह जाता है। बाहर की परत ब्रह्मांड में छितरा गई है, जो बच गया है वो सिकुड़ गया है, बहुत तेज़ी से गुरुत्वाकर्षण ने खींच लिया है। इसमें क्या होता है, सामान्य तौर पर एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि बाहर बाहर चक्कर लगाता है, ये आपने पढ़ा है परमाणु में। न्यूट्रॉन एकदम बीच में है, सेंटर में है, और प्रोटॉन पॉजिटिव वाला जो है इधर उधर रहता है, उसकी भी अपनी एक कक्षा होती है। जब गुरुत्वाकर्षण तेज़ी से खींचता है, तो ये जो कण हैं आपस में इतने इतने करीब आ जाते हैं कि उनका जो बीच वाली जो रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, जो न्यूट्रॉन है, वो न्यूट्रॉन आपस में चिपक जाते हैं, मतलब एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन वगैरह बार बार घूम रहे हैं कि अंतरिक्ष में चले गए पता नहीं, लेकिन इनका न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पास पास में आ गया, बहुत करीब। इसीलिए इस तारे को हम न्यूट्रॉन तारा कहते हैं, बहुत सघन हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, यह न्यूट्रॉन तारा तेज़ी से गुणन करता है और अपने ध्रुवों से रेडियो तरंगों की बीम उत्सर्जित करता है, इसे पल्सर कहा जाता है, ठीक है। वो जो बीम, आपने ब्लैक होल भी देखा होगा, उसमें जैसे ब्लैक होल है, ये कुछ ज़्यादा ही ख़राब नहीं बना दिया मैंने, ऐसे कुछ है, और यहाँ से गुरुत्वीय तरंगों और पता नहीं बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें निकलती हैं, जिनको हम देखते हैं तरंग को एक बीम जैसा, ठीक है। उस पर अभी बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं। तो इसे पल्सर कहा जाता है। ये ब्रह्मांड की सबसे सटीक घड़ियों की तरह व्यवहार करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल और विकिरण। इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को हमें उसमें रख देना चाहिए था, क्या कहते हैं, जलवायु विज्ञान में, लेकिन ठीक है, यहाँ भी हम विकिरण वगैरह तो पढ़ ही रहे हैं ना, सौर विकिरण वगैरह। देखिए इसमें कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है।
पृथ्वी की सतह सूरज से आने वाले ताप को लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में प्राप्त करती है। ये जो तथ्य है यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है, यूपीएससी में कम से कम 3 बार पूछा गया है। एक बात मैं याद दिलाऊं, जिन दोस्तों ने यूपीपीसीएस मास्टर चैनल सब्सक्राइब किया, इस समय वहाँ 35 साल वाली सीरीज चल रही है, फैक्ट बुक सीरीज चल रही है, वहाँ वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें कभी कभी इस बात से आश्चर्य होता होगा कि सर बार बार आप यूपीएससी की बात क्यों कर रहे हैं, सीरीज चल रही है, यूपीपीसीएस के लिए आप यूपीएससी की बात कर रहे हैं। यहाँ आप नोटिस करेंगे कि यूपीएससी की सीरीज चल रही है, मैं पीसीएस की भी बात करूँगा। रीज़न ये है कि बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप करती हैं और आप दोनों परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जो कि करते ही हैं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे दोस्त करते हैं जो ग्रुप में जुड़े हैं, तो आप देख पाएँ कि कौन सी चीज़ें कॉमन है, बहुत फ़ायदा होता है उसका। तो लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में प्राप्त करती है। हमारा वायुमंडल इन लघु तरंगों के लिए पारदर्शी होता है, जिससे ये ऊर्जा आसानी से पृथ्वी तक पहुंच जाती है। शॉर्ट वेव्स, ये धरती है, ये सूरज है, थोड़ा बड़ा बना दिए इसको। अब सूरज से रोशनी आ रही है, ठीक है, वो रोशनी कैसे आ रही है, तरंगों के रूप में आ रही, ऊर्जा है वो, ये शॉर्ट वेव होती है। शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव का मतलब समझ रहे हैं, जो तरंग ऐसे ऐसे चल रही है लॉन्ग वेव है, जो ऐसे ऐसे चल रही है ऐसे ऐसे शॉर्ट वेव। तो शॉर्ट वेव हवाएं रोक नहीं पाती, धरती के ऊपर जो है कई लेयर्स हैं वायुमंडल की, वो रोक नहीं पाती, ये सीधे धरती की सतह से आकर टकराती, ठीक है, और ये सोख लेती इस गर्मी को पृथ्वी। इसके बाद क्या होता है, एक्चुअली ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही था कि किन किन से मतलब पृथ्वी गर्म होती है या और भी बातें हैं, हम देखेंगे। ये सोख लेती है, इसके बाद से जब धरती ने शॉर्ट वेव सोखा तब यहाँ से तरंग फिर वापस निकलती है, वही गर्मी धरती वापस छोड़ देती है और वो दीर्घ वेव्स के रूप में, दीर्घ तरंग के रूप में, पार्थिव विकिरण इसको कहते हैं, वैसे निकलती है। और यहाँ वायुमंडल अभी भी है, तो वायुमंडल इनको जो बड़ी तरंगे वाली मतलब तरंगें निकल रही हैं, इनको ट्रैप कर लेता है। तो इसमें जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, वो भी ट्रैप हो जाती है, इसकी वजह से वायुमंडल हमारा गर्म रहता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपने जान लिया। अवरक्त तरंगें और जलवाष्प, पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित जो विकिरण है जिसे अवरक्त तरंगें भी कहा जाता है, नहीं, उसको पार्थिव विकिरण कहा जाता है। निचले वायुमंडल में जलवाष्प द्वारा बड़ी मात्रा में अवशोषित कर लिया जाता है, इसको मैं ठीक करूँगा। ये अवरक्त तरंगें जो हैं इंफ्रारेड, एक बार आप बताइएगा, कन्फ्यूजन थोड़ी सी हो रही है लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है, उसको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं, ठीक है। नहीं, ये सही है, मैंने अभी देखा इसको, कन्फ्यूजन इसकी वजह से हो रही थी क्योंकि जो पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित तरंगे हैं उनको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। उस पार्थिव विकिरण में मोटे तौर पे समझने के लिए हमने पार्थिव विकिरण कहा क्योंकि पृथ्वी से वो तरंग निकल रही है, लेकिन वो बेसिकली अवरक्त किरणें ही होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं, ये चीज़, ठीक है। तो वो अवशोषित कर लिया जाता है, और भी चीज़ें हैं, ये आपने पढ़ाई है। अच्छा, वायुमंडल में मौजूद कुल जल का लगभग 90% हिस्सा वायुमंडल की निचली परत में ही पाया जाता है। ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए। वायुमंडल में जो जलवाष्प है वो बेसिकली निचली परत में, और निचली परत से मतलब आप समझ रहे हैं क्षोमंडल की बात हो रही, उसी में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एक बार फिर पूछा गया, ये जो है ग्रीष्मायनांत। अब इसमें क्या है, एक बार फिर से मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। बाकी ये पृथ्वी के अक्षीय झुकाव को दर्शाता है। 21 जून को ग्रीष्मायनांत होता है, कर्क रेखा पर लंबवत होता है। उत्तरी गोलार्ध पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हमने सब देख लिया है। सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, ये तथ्य आपसे अलग तरीके से घुमा के पूछ लिया जाता है। गर्मी का मौसम होता है इस समय। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय जो है सबसे छोटा दिन होता है, और 23 सितंबर को जो है शीत अयनांत जब होता है तब वहाँ पर सबसे लंबा दिन होता है। बाकी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा यहाँ पे आप देख लीजिए। एक पखवाड़ा अगर आपसे पूछ लिया जाए, 15 दिनों की जो अवधि होती है, जून का जो दूसरा पखवाड़ा होता है 16 जून से 30 जून तक, इसमें 21 जून भी शामिल है, इसको लेकर अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी का क्रमिक विकास। इस पे अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन तथ्यों को हमने लिया है, लेकिन हेडिंग देने के लिए हमने ये कर दिया है।
यह प्रश्न पृथ्वी के चुंबकीय इतिहास और प्रारंभिक वायुमंडल के विकास पर आधारित है। कौन सा प्रश्न जो पूछा गया था जिसके आधार पर हमने नोट बनाई है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, अगर हम उसकी बात करें तो वो बदलता रहता है। ये सेंटेंस में आपसे पूछा गया था, आगे भी पूछा जा सकता है। एक है, जैसे मान लीजिए ये धरती है और हमने ऐसे एक रेखा काल्पनिक खींच दी है, इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, इसको साउथ पोल कहते हैं। एक चुंबकीय पोल भी होता है, चुंबकीय रेखा जो कि सीधी नहीं होती। हो सकता है कि हमारा जो चुंबकीय नॉर्थ पोल है वो यहाँ है और चुंबकीय साउथ पोल यहाँ है, वो रेखा ऐसी होती है। ये बदल सकती है, कभी ऐसी हो सकती है, कभी ऐसी हो सकती है, कभी ऐसी हो सकती है। ये बदलती रहती है इधर उधर। जो चुंबकीय पोल है वो बदलता रहता है और उसका कारण ये है पृथ्वी के अंदर जो मटेरियल है उसका जो संगठन है उसमें जो बदलाव होता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो यही बात है। भूवैज्ञानिक साक्ष्यों से पता चलता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अस्थायी नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यह प्रत्येक कुछ लाख वर्षों में, सैकड़ों हजार सालों में अपनी दिशा बदलता रहता है, जहाँ उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, कई बार पूरा बदल जाएगा, उत्तरी वाला ये नॉर्थ वाला साउथ हो जाएगा, साउथ वाला नॉर्थ हो जाएगा। तब तक हमें कई 100 जन्म लेने पड़ेंगे, अभी के लिए नहीं है ये। ये जब यूनिवर्स की बात करते हैं तो बहुत सारी घटनाएं इतने साल में होती हैं कि मानव इतिहास को सैकड़ों या करोड़ों बार रिपीट होना पड़ेगा। खैर, हाँ, प्रारंभिक वायुमंडल और जीवन की उत्पत्ति, ये एक तथ्य पूछा गया था। ये सेंटेंस वाले प्रश्न थे, इसलिए हमने ये चीज़ लिख दी है कि जब आप PYQ देखें तो आपको पता चले कि उसमें एक कथन था, वो क्या था, गलत था कि क्या था। जैसे उसमें शुरू में ये जो कथन है, मुझे ध्यान आ रहा है प्रश्न का कि ऑक्सीजन का लेवल कैसा था, ये पूछा गया था। जब पृथ्वी लगभग 4000 मिलियन साल पहले बनी थी तब प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं के बराबर था। क्वेश्चन में पूछा कहा गया था कि ज़्यादा था। उस समय ऑक्सीजन नहीं था। उस समय मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड था, नाइट्रोजन था, जलवाष्प था, मीथेन था। धीरे धीरे गैसें जो हैं इनका रिएक्शन हुआ और ऑक्सीजन भी बना और भी चीज़ें बनी। ठीक है, ये गैसें थी। इसके बाद से एक और कथन था, उसके आधार पर आप एक तथ्य समझ लीजिए। जैसे जैसे सरल जीवन, जैसे कि शैवाल वगैरह बनने शुरू हुए, उन्होंने प्रकाश संश्लेषण किया। इस प्रक्रिया से वातावरण में ऑक्सीजन बनना शुरू हुआ। ठीक है, मिलना शुरू हुआ। और ऐसा नहीं है कि ये अलग से पैदा हुआ। आज जो धरती पर जो भी चीज़ें हैं वो इसी से निकली हैं, पहले से नहीं थी। जब पृथ्वी आग का गोला थी, उस आग के गोले में हम सब थे, सब कुछ उसी में समाया हुआ था। धीरे धीरे जब चीज़ें बदलने लगी परिस्थितियाँ, तो गैसें, अलग अलग चीज़ें हम देखते रहते हैं, अलग अलग जीव पैदा होते रहते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन पे क्वेश्चन पूछा गया था। सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये गोल्डीलॉक्स जोन क्या है। ठीक है, वायु अंतरिक्ष में स्थित वह क्षेत्र जो अपने तारे के से एक ऐसी आदर्श दूरी पर होता है जहाँ तापमान न तो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ना ही बहुत ज़्यादा कम होता है। सूर्य के चारों तरफ बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन वहाँ से धरती एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर तापमान इतना है कि जीव वहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है, बाकी तो और भी ग्रह हैं जहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन तापमान इतना चरम है कि एक साइड में बर्फ़ जैसी हालत है, जमा हुआ है, माइनस में है, एक तरफ आग लगी हुई है। तो वहाँ जीव नहीं रह पाएंगे ना, क्योंकि वो चक्कर लगा रहा है। पता चले कि यहाँ 5 मिनट में कोई जीव पैदा हुआ, इधर जब ये घूम के जाएगा भस्म हो जाएगा। तो 5 मिनट में तो नहीं होगा, लेकिन कुल मिला के ये स्थितियाँ ऐसी नहीं होती। जहाँ पर ऐसी स्थिति होती है उसको गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं। ठीक है, बाकी सामान्य सी बातें हैं, ये सब आप आसानी से पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन है, जीवों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें महाद्वीपीय विस्थापन की बात हो रही है। महाद्वीपीय विस्थापन पे क्वेश्चन, एक स्पेशल क्वेश्चन आया था, वो मैं आगे दिखाऊंगा। महाद्वीपीय विस्थापन के कारण जीवों का विकास उन क्षेत्रों में भी हुआ जहाँ वे पहले नहीं थे। जैसे आप पढ़ेंगे कि ये धरती है, सारा स्थल पहले यहाँ पे था, उसके पहले भी कहीं था, फिर यहाँ पर आ गया था। उसको पैंजिया बोलते थे। बाकी जो पानी वाला क्षेत्र था उसको पैंथलासा बोलते थे। फिर इसमें दरार आई, ये टूट गया, इधर उधर चला गया। ठीक है, अलग अलग नाम दे दिए गए, गोंडवाना, अंगारा लैंड, इस तरह से ये सब हमने पढ़ा है।
तो जब ये सब एक साथ था तो बहुत सारे जीव थे जो यहाँ से यहाँ जा सकते थे, यहाँ जा सकते थे, इधर जा सकते थे। अब ये सब अलग-अलग हो गए। तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी वनस्पतियाँ जो अमेरिका में पाई जाती हैं, वो यूरोप में भी हैं। जो अफ्रीका में कुछ चीज़ ऐसी पाई जाती हैं, वो भारत में भी हैं, क्योंकि ये सब जुड़े हुए थे। तो इससे जो है ये बात समझ में आती है। सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर ने दिया था, ये पूछा जाता है। हिमानी चक्र की हम बात करें, जलवायु परिवर्तन के कारण हिमानी के प्रारंभ और फिर उसके निवर्तन ने भी जीवों के विकास को बढ़ावा दिया। इसमें क्या होता है कि जब एक समय ऐसा आता है कि पृथ्वी का तापमान बहुत कम हो जाता है, तो ज़्यादातर हिस्से जम जाते हैं, ठीक है? और जब हिस्से जम गए तो उस हिसाब से जीवों का वहाँ से पलायन होता है, दूसरी जगह जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत गर्म हो जाती है पृथ्वी, फिर वहाँ से पलायन होता है, दूसरी जगह चले जाते हैं जीव। तो इससे भी जीवों के विकास में, अनुकूलन में योगदान मिलता है। और भी कारण हैं, पृथ्वी की धरातलीय असमानता, जलवायु की भिन्नता भी है भाई। हर जगह धरातल एक जैसा नहीं है, कहीं पर खाई है, कहीं पर पहाड़ है। उस हिसाब से जीव डेवलप हो जाते हैं। हर जगह की क्लाइमेट एक जैसी नहीं है, ठीक है? तो उनसे मदद मिलती है, वो मतलब जीवों के विकास को आगे बढ़ाते हैं। प्रत्येक जीव का विकास किसी विशेष क्षेत्र में होता है, ठीक है, सामान्य सी बात है। अब हम बात करते हैं ऋतुओं में परिवर्तन और दिन रात की अवधि। थोड़ा बहुत अगर आपने याद किया अभी जो हमने बात किया था, तो आप वैसे भी गेस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि धरती पर ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है? ये धरती है छोटी वाली, जो ये छोटा वाला जो गोला है, ये सूरज मान लेते हैं। दिन रात कैसे होता है? बेसिक बात है, लेकिन समझ लीजिए। धरती को अब हम चलिए झुका ही देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? क्या है कि धरती यहाँ पर ऐसे भी घूम रही है, मान लेते हैं ये पोल है इसका, तो खुद का चक्कर लगा रही है ऐसे 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 ऐसे, और सूरज का भी चक्कर लगा रही है। तो जब खुद का चक्कर लगा रही है, मान लेते हैं आप यहाँ पर हैं आज, सूरज की रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है, आप कह रहे हैं दिन है। कुछ समय बाद, कुछ घंटे बाद आप यहाँ हो जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूम रही है। इसको घूर्णन बोलते हैं और इसको परिक्रमण बोलते हैं। तो जब आप यहाँ आ जाएंगे, सूरज की रोशनी आप तक नहीं पहुँचेगी, तो रात हो गई आपके लिए। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी धरती पर रात हो गई है, यहाँ पर दिन है, इधर रात थी, पूरा ऐसे चलता है। और जब पृथ्वी यहाँ से आ गई यहाँ पर, यहाँ से आ गई यहाँ पर, फिर यहाँ से आ गई यहाँ पर, आप जानते हैं कि ये झुकी हुई अक्ष से अपने, तो उसी हिसाब से सूरज की रोशनी अलग अलग जगहों पे पड़ती जाती है। जैसे हम अभी उत्तरायण दक्षिणायन की बात कर रहे थे, तो जब पृथ्वी यहाँ पर आएगी तो अब साउथ में ज़्यादा रोशनी पड़ेगी इसके, ठीक है? यहाँ गर्मी का मौसम हो जाएगा, यहाँ पर जाड़े का मौसम हो जाएगा। इस तरह से बसंत का मौसम आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो मौसम में बदलाव होता है सूरज का चक्कर लगाने की वजह से, और दिन रात होता है खुद का चक्कर लगाने की वजह से, ठीक? बाकी सामान्य सी बातें जो लिखी हैं हम पढ़ लेते हैं। पृथ्वी का अपने कक्षीय समतल पर 66.5 डिग्री का झुकाव है, और इसी झुकी अवस्था से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना ही ऋतु परिवर्तन और दिन रात की अवधि में भिन्नता का मुख्य कारण है। दिन रात की अवधि की जो भिन्नता है वो भी इसी की वजह से है, क्योंकि मान लेते हैं सूरज है, पृथ्वी यहाँ पर रहेंगे तो दिन की अवधि उत्तरी गोलार्ध में कुछ और, दक्षिणी में कुछ और, यहाँ रहेंगे तो उत्तरी में कुछ और, दक्षिण में और। तो ये इसकी भिन्नता का कारण है। परिभ्रमण और परिक्रमण अभी मैंने बताया, घूर्णन इसको बोलते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उसको परिभ्रमण कह देते हैं, और उससे दिन रात होते हैं, लेकिन सूर्य के चारों ओर इसका झुका हुआ परिक्रमण जो है उसे ऋतुएं बनती हैं। पृथ्वी के इस नत अक्ष या टिल्टेड एक्सिस जो है, मतलब झुके हुए अक्ष के कारण वर्ष के अलग अलग समय पर पृथ्वी का उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, जिससे दिन की अवधि में अंतर आता है। वो मैंने समझा दिया, पूरा गोला बना के सामने आ गया। अब आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, आधे घंटे से ज़्यादा हो गए। एक काम करिए, आप जाइए नीचे और वहाँ व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर मैं लिख दूँ क्या? ये है मुझे भूल गया रुक जाइए। हाँ, ये 5 होगा, 73 80 52 94 09। आप इस पर मैसेज कर दीजिए, आपको
पूरी जानकारी मिल जाएगी, जल्दी से नोट ले लीजिए। और ऐप का भी लिंक है, वहाँ से भी आप नोट ले सकते हैं। नोट लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इस सीरीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। सबूत तो मैं हर साल दिखा ही रहा हूँ, 5 सालों से कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आज इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।